सना उसके पास आई, एकदम से उसके कुर्ते का कॉलर पकड़ लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई है कि आप चाचा जान के सामने मेरे बारे में गलत बातें करें? आपको पता है कि आपकी वजह से मुझे चाचा जान से कितनी डांट पड़ी है। वो सिर्फ मेरे क्लास फेलो हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर आरिफ ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। खबरदार, आज के बाद कभी मेरे कमरे में बेतकल्लुफी से दाखिल होने की कोशिश की। उसने सना को घूरते हुए कहा, क्यों ना आऊं? बताएं मुझे। हाँ, क्यों ना आऊं? आप अपने आप को समझते क्या हैं? वो आज हमेशा की तरह उसका गुस्सा बर्दाश्त कर रही थी, मगर उसे आरिफ से चिढ़ होने लगी थी। वो बचपन की उसकी मनकूहा थी और बचपन से ही उसे बर्दाश्त करती आई थी। आज आरिफ की बेरुखी देखकर उसका पारा चढ़ गया था। उसने सना के कंधों से पकड़कर उसे पीछे वाली किताबों की अलमारी के साथ लगा लिया। क्या समझती हो तुम अपने आप को? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है कि तुम लड़कों के साथ रात गए तक यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट पर काम करती रहोगी और मैं खामोश रहूंगा? एकदम उसने सना के हाथ में थामी हुई फाइल दबोची। क्या कर रहे हैं आप? सना कभी आरिफ से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई। बताओ, क्यों आधी रात को मेरे कमरे में आई हो? पहले भी मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि रात गए मेरे कमरे में मत आया करो, आरिफ ने चिल्लाते हुए कहा। सना ने आरिफ के सीने पर हाथ रखते हुए खुद को दूर करने की कोशिश की। आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोका। छोड़िए मुझे, मुझे तकलीफ हो रही है। उसने आरिफ को दूर करना चाहा, मगर आरिफ ने उसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर वो हंसने लगी। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे अक्खड़ इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का। आप क्या इस रिश्ते को खत्म करेंगे? मैं खुद इस रिश्ते को खत्म कर दूंगी। ये कहते हुए वो बाहर जाने लगी और आरिफ को लगा था वो उसके सामने माफी मांगेगी, मगर उसने तो आरिफ की सोच के बरअक्स जवाब दिया। यह सुनकर आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पीछे सोफे की तरफ धकेल दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? सना ने आरिफ को अपनी कमीज के बटन खोलते देखकर इनकारी अंदाज में सर हिलाते हुए पूछा। वही कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ये सब कुछ करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहते हुए वो उसके करीब आया। आरिफ, क्या कर रहे हैं? वो पीछे हटती हुई बिल्कुल दीवार के साथ लग गई। उसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेट लिया। आरिफ ने अपनी कमीज उतारकर दूर फेंकी तो उसने फौरन अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिए। आरिफ ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा तो वो सीधा आरिफ के सीने से आ लगी। आरिफ ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। आरिफ, छोड़िए मुझे, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली, मगर वो उसके बालों को सहलाता और उसके ऊपर झुका हुआ था। वो बेबसी से अपनी आंखें बंद कर गई थी। उसने चादर को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। वो उसके ऊपर अपनी बेचैनी का इजहार करने लगा। वो खुद को दूर करने की कोशिश करने लगी। सना को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा कसूर किया था जिसकी सजा उसे आरिफ यूं दे रहा था। मैं चाची जान को आपके बारे में बता दूंगी, छोड़ो मुझे। वो अपने आप को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही कमरे की लाइट बंद हुई और वो उस पर साया फुगन हुआ, वो सांस लेना भूल गई। जैसे जैसे रात गुजरती गई, वो बगैर किसी रस्म के ही उससे उसका सब कुछ ले चुका था, और साथ ही ये भी कह चुका था वो कभी भी अपनी जिंदगी में उसे कबूल नहीं करेगा। फजर की आजान की आवाज उसके कानों से टकराई। वो बिस्तर से लेटी बस छत को घूर रही थी। उसकी कनपट्टियों से आंसू बह रहे थे। आरिफ ने उसे देखा। यहां क्यों पड़ी हो? जाओ अपने कमरे में, और खबरदार तुमने घर वालों में से किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी जान की कोई जमानत नहीं है। मैंने तो मानना ही नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया है। ये कहते हुए आरिफ बाथरूम की तरफ चला गया। सना ने गर्दन मोड़कर जाते हुए आरिफ को देखा और फौरन उठी। उसने नीचे जमीन पर पड़ा हुआ
اپنا دوپٹہ اٹھایا اور بے جان وجود کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، وہ محض مذاق کے موڈ میں عارف کے کمرے میں گئی تھی، اسے چھیڑنا چاہتی تھی جیسے وہ ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ وہ تو کبھی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سیدھا باتھ روم میں گئے۔ اس نے شاور آن کیا اور کپڑوں سمیت شاور کے نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو نے اس کے رخسار تر کیے۔ جب وہ باہر آئی تو آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ان گنت نشانات اس کی گردن پر بنے ہوئے تھے۔ اس شخص کی جاری حد، اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے۔ یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں عارف نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ فجر کی نماز کے بعد وہ نیچے آئی تو سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ اس نے اچھی طرح اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ عام طور پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی۔ ثنا بیٹا، آج کالج نہیں جانا؟ اس کے چاچا جان تیمور نے پوچھا۔ نہیں چاچا جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بیٹا، تمہارے پروجیکٹ کے آخری دن ہیں، تمہیں چھٹی نہیں کرنی چاہیے، چاچی جان نے نرمی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بچی کو آرام کر لینے دو، چاچی جان نے نرمی سے کہا۔ تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ خالہ روبینہ نے پوچھا، مگر اس نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے وجود میں کس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر رہی تھی اور عارف مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور عارف بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ کمرے کو لاک لگانے لگی۔ کمرے کو لاک کیوں لگا رہی ہو؟ اس سے آج پہلی بار عارف سے اتنا خوف محسوس ہوا۔ عارف ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ وہ پیچھے الماری کے ساتھ لگ گئی۔ اس کے گرد دونوں بازو رکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، خبردار، میں ایک بار پھر تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اگر گھر والوں میں سے کسی کے سامنے تم نے زبان کھولی یا میرے بارے میں بتانے کی کوشش کی، تمہیں تو پتہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے قریب جھکا۔ جیسے ہی وہ الگ ہوا، اس کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عارف کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ یوں ہی الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے گھر میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ گھر میں ان دونوں کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ بار بار عارف اس سے کہتا تھا، تم خود اپنے چاچا جان سے کہو کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی، جبکہ ثنا خاموش ہو جاتی۔ دن گزرنے لگے۔ آدھی رات کو کمرے کا دروازہ کھلا اور عارف اندر داخل ہوا۔ اتنے دنوں سے یہ جو تم اتنی بری حالت میں گھوم رہی ہو، مجھے تم سے نفرت ہے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ ثنا نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ خبردار، آج کے بعد آپ نے مجھے یہ کہنے کی کوشش کی کہ میں اس رشتے کے لیے انکار کروں۔ میں کیوں انکار کروں؟ جب آپ اپنے سارے حق لے چکے ہیں، آپ نے مجھے اپنا بنا لیا ہے، تو پھر کیوں میں آپ سے شادی کرنے سے انکار کر دوں؟ ہاں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں کسی اور مرد کی زندگی میں شامل ہوں؟ وہ مجھے بد کردار سمجھے؟ وہ غصے میں چلاتی ہوئی بولی۔ اس کے چلانے پر عارف کہنے لگا، تم سوچ لو، جو اس رات میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اس سے زیادہ شدید اور جنونی ہو سکتا ہوں میں۔ تم مجھے برداشت نہیں کر پاؤ گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو۔ انہیں بولو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ثنا نے انکاری انداز میں سر ہلایا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ عارف نے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا، اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ نہیں کروں گی تو پھر شادی کی رات جو میں تمہارے ہوش اڑاؤں گا، اس کے لیے تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ ثنا وہیں نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اگلے دن چاچا جان اور خالہ کہنے لگی، اپنی شادی کی شاپنگ خود کرو۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کو بھیج دیا گیا۔ گاڑی میں ہلکا سا میوزک بج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک عارف نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔
छोड़िए मुझे, खबरदार आपने मुझे छूने की कोशिश की। आरिफ ने जिद में आकर उसके हाथ को पकड़ा और अपने होठों से लगा लिया। खबरदार, आज के बाद आपने ऐसे मेरे हाथ चूमे तो आपकी मूंछें मुझे चुभती हैं। तैयार रहना, ये कहाँ कहाँ चुभेंगी, इसका तुम्हें बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा। उसकी मानाखेज बात सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो खूनख्वार निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। याद रखना, 2 दिन बाद तक खुद तुम तलाक मांग लोगी। मैं तुम्हारे होश ऐसे उड़ाऊंगा। वो बार बार उसे डरा रहा था और उसे डर भी लग रहा था। दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच गए। आरिफ ने सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की। शॉपिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप शादी से बहुत खुश हैं, सना ने तंजिया अंदाज में कहा। खुश नहीं हूं, लेकिन तुम्हें खूबसूरत तो देखना चाहता हूं। अपनी पसंद का लहंगा लिया है तुम्हारे लिए। जब पहली रात तुम ये पहनकर मेरे पास आओगी और मैं इस लहंगे को नोच नोच कर फेंक दूंगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। सना का दिल उसकी बात सुनकर धड़कना बंद सा हो गया। उसके हाथ कांपने लगे। देखो, अभी तुम इससे डर रही हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, आरिफ ने कहा ड्राइविंग करते हुए। उसने एक बार फिर सना का हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सना ने खूनख्वार निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी हमारी शादी नहीं हुई है, खबरदार आपने मुझे छुआ तो। शादी के बाद वाले काम तो सारे मैंने शादी से पहले ही कर लिए हैं। अब भी तुम्हें मुझसे इतनी शर्म आ रही है। उसकी बात सुनकर सना ने कहा गाड़ी रोकिए। वाकई उसके चेहरे पर फौरन पसीने आ गए। उसे कुछ हो रहा था। क्या हुआ? इस बार आरिफ भी थोड़ा परेशान हुआ। उसके चेहरे की बेरंगी देखकर उसने गाड़ी के शीशे खोल दिए, मगर उसे सांस नहीं आई तो वो गाड़ी से बाहर आ गई। ठंडी हवा में सांस लेने लगी। अचानक उसे उल्टी होने लगी। वो सड़क के किनारे खड़ी मुसलसल खांसे जा रही थी। आरिफ ने पानी की बोतल दी। पानी पी लो। उसने बामुश्किल पानी हल्क से उतारा, मगर उसे सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो नीचे बैठ गई। आरिफ इस बार थोड़ा परेशान हुआ। उसे अपने साथ लगा लिया। तुम ठीक हो? उसकी पीठ सहलाने लगा। सना ने इनकारी अंदाज में सर हिलाया। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। चलो अस्पताल चलता हूं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आप मुझे वापस घर ले चलें। देखो, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हारे हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। उसे लाकर बामुश्किल गाड़ी में बिठाया। अब वो होशो हवास खो रही थी। सना, सना, तुम्हें क्या हो रहा है? आरिफ परेशान हो गया। उसे एक हाथ से अपनी गोद में सहारा दिया और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाने लगा। बार बार उसके गाल को थपथपाता रहा, यहां तक कि वो बेहोश हो गई। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने चेकअप किया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमल में ऐसा हो जाता है। हमल? आरिफ जेर लब बड़बड़ाया। हाँ जी, आपको नहीं पता था? आप इनके क्या लगते हैं? जी, ये मेरी अहलिया है। उसे बहुत हैरत हुई थी। वो सना के पास आया। सना अजीब नजरों से उसे देख रही थी। देख लिया आपने अपनी हरकत का नतीजा, सना ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा तो क्या है, नॉर्मल है, होते हैं बच्चे। आपको मालूम है, जब ये बात घर वालों को पता चलेगी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। जो भी सोचेंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए उसने उठने का इशारा किया। डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां लेकर वो बार बार सना को देख रहा था। आरिफ ने तो यही सोचा था कि वो शादी की रात ही सना को छोड़ देगा, मगर अब इस खबर ने उसे परेशान कर दिया था। दिन गुजरने लगे। आखिर मेहंदी का दिन आ गया। मेहंदी की तकरीब के बाद जब वो कमरे में आई तो पीछे से आरिफ भी आ गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला। आपको कोई बात करनी थी? उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, मेरी बात सुनो। उसके बाजू से पकड़कर लाकर उसे बिस्तर पर बिठाया। मैं तुम्हें अभी कहीं लेकर जाना चाहता हूं। सना की पेशानी पर बल पड़ गया। कहां ले जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि तुम इस्तकाते हमल करवा लो। यह सुनकर सना के चेहरे पर हैरत और गम के बादल छा गए। आप क्या फजूल बात कर रहे हैं? आपको मालूम भी है आप क्या कह रहे हैं? उसकी बात सुनकर वो सर हिलाता रहा। हाँ, जानता हूं, वही कह रहा हूं जो इस वक्त ठीक है।
कल हमारी शादी है। हाँ जानता हूं, लेकिन अभी बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। आरिफ तो यही चाहता था कि इस बच्चे को ख़त्म करके उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। उसकी बात सुनकर सना ने सर हिलाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और ख़बरदार, आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। आपको ज़रा शर्म नहीं आती? ये कौन सी नाजायज़ औलाद है? आरिफ ने उसके बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा। तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे औलाद नहीं चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आ रही? उसके चिल्लाने पर सना ने तमाचा उसके मुंह पर मारा। मैंने नहीं कहा था आप मेरे पास आए, मेरे करीब आए। आपने खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ ताल्लुक बनाया था, और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को ख़त्म कर दूं? शर्म करो। अगर आपने दोबारा मुझे ऐसा कहने की कोशिश की तो मैं सारे घर वालों को आपकी हकीकत बता दूंगी। सिर्फ इस वजह से मैं खुश हूं कि साथ ही हमारी शादी की बात हो गई थी, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी घटिया बात की तो मैं सबको बता दूंगी। आरिफ कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो कल रात मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक करूंगा। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए बोली, जो आपको करना होगा वो कर लीजिएगा, मैं आपसे जरा भी नहीं डरती। आरिफ उसके करीब हुआ। फिर तैयार रहना, तुम खुद अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी से निकल जाओगी। ये कहता हुआ वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। सना जानती थी आरिफ ने जो कहा था वो करेगा। अगले दिन वो दुल्हन बनी आईने के सामने बैठी अपने आप को देख रही थी। उसका जाने को दिल नहीं कर रहा था। बेसुकूनी में उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और जबरन आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर आ गए। बचपन से उन दोनों के दरमियान लड़ाई होती आई थी। वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते थे। निकाह होने के बावजूद एक दूसरे से नफरत करते थे, और उनकी ये लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने हाथों की मेहंदी में लिखा हुआ आरिफ का नाम देखा। वो तो आरिफ से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन आरिफ उससे सच में नफरत करता था। इस चीज का उसे अंदाजा नहीं था। सारा दिन रस्मात हुई। उसने हर लम्हा आरिफ के चेहरे पर छाई हुई वहशत को देखा, जिससे उसे खौफ भी महसूस होने लगा। और वो लम्हा भी आ गया जब उसे आरिफ के सजे हुए कमरे में बिठा दिया गया। वो आरिफ की सेज सजाए बैठी थी। पूरा वजूद डर से लरस रहा था। उसने काफी देर तक आरिफ के आने का इंतजार किया। अब तो रात के 12 बज चुके थे। वो मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी। आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो आरिफ ने अपनी पसंद का लिया था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की, अपने दुपट्टे को पलकों से आज़ाद किया और मेकअप साफ करने लगी। चेंजिंग रूम से चेंज करके बाहर आई। वो मुकम्मल तौर पर मेकअप से पाक सादा हुलिये में आने पर अपने आप को देख रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। आरिफ, जो सोच रहा था कि उसकी बीवी बिस्तर पर दुल्हन बनी उसका इंतज़ार कर रही होगी, उसे यूं बगैर मेकअप के देखकर उसकी पेशानी पर बल पड़ गया। कमरे को लॉक लगाता हुआ एक कदम चलता हुआ उसके करीब आया। मेकअप किसके कहने पर उतारा है? आरिफ ने सख्त लहजे में पूछा। आरिफ की बात सुनकर वो डरती हुई पीछे हटने लगी। मेरी कौन सी आपके साथ मोहब्बत की शादी है कि मैं आपके लिए सज कर बैठती। वैसे भी जो कल आप मुझे धमकियां दे रहे थे, उसके बाद तो मैं आपके लिए सजना भी नहीं चाहती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो बिस्तर की तरफ जाने लगी। जब आरिफ ने उसके बाजू से पकड़कर खींचा, वो सीधा आरिफ के सीने से आ लगी। उसके गिर्द मजबूती से बाजू का हसार कायम करते हुए उसे अपने सीने से दबाया। उसे अपनी पसलियां टूटती हुई महसूस हुई। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए दूर होने लगी, मगर आरिफ करीब हुआ। उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाकर उस पर झुक गया। जैसे ही अलग हुआ, उसके होंठों से खून बहने लगा। वो रोते हुए उसे पीछे धकेलने लगी। तुम पहले ही मेरे साथ बहुत गलत कर चुके हो, खबरदार अब तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो। वो रोते हुए सर हिलाती रही। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह रहे थे, मगर आरिफ चलता हुआ उसके करीब आया। वो कहाँ उसकी बात सुनने वाला था।
میں نے کہا تھا نا تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا تھا میری زندگی سے نکل جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میرے حصے کی محبت، پیار، سب کچھ تمہیں ملا ہے، میری ہر چیز پر تم نے حق جتایا، اب تم میری زندگی پر بھی اپنا حق جتاؤ گی؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، اور آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ عارف کو اس سے نفرت کیوں تھی۔ صرف اس وجہ سے تھی کہ اس کے حصے کی محبت بھی ثنا کو مل گئی تھی، اور عارف اس کا بدلہ اس سے لیتا آیا تھا۔ تمہیں پتا ہے میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اس چیز کا خیال کرو، وہ غصے میں بولی۔ عارف طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا، میں نے کہا تھا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، تمہیں شوق تھا نا، تم پالو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آیا۔ وہ روتے ہوئے سر ہلاتی ہوئی بار بار عارف کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی رہی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر عارف قریب ہوتا رہا۔ صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا، خالہ روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، آدھی چادر نیچے پڑی ہوئی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، باتھ روم کا دروازہ بند تھا، وہاں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگے آئی تو بستر کے پاس نیچے زمین پر ثنا بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے ثنا کی طرف دیکھا، بالکل بکھرا ہوا حلیہ، بکھرے ہوئے بال۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے اور فوراً اس کے قریب بیٹھ گئی۔ ثنا کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ ثنا، انہوں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، مگر ثنا اب بھی ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ ان کی باہوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ خالہ کے چلانے پر عارف باتھ روم سے باہر آیا اور جلدی سے ثنا کے پاس آیا، اس کے بے جان وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر پر لٹایا۔ خالہ روبینہ نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا کیا حال کر دیا ہے؟ چاچا جان بھی کمرے میں آ کر اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے، پھر اگلے ہی لمحے اپنی بھتیجی کی طرف دیکھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ غصے میں، دیکھو تم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اماں، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ باہر چلیں، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے خالہ روبینہ اور سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ رات کو شاید اس نے کچھ زیادہ ہی برا سلوک کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ وہ اسے ہسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا، کہیں اس کے حمل کا پتہ نہ چل جائے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عارف اس کے پاس پریشان بیٹھا ہوا تھا، اس کے گالوں کو تھپ تھپانے لگا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی، اس نے ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ ثنا حیران رہ گئی اس کی اس حرکت پر۔ کل تک تو اسے اتنی تکلیف دینے کے بعد اب اسے اپنے سینے سے لگانا۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ بار بار پوچھ رہا تھا۔ ثنا نے ایک دم سے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ بامشکل اٹھ کر وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو دونوں نیچے آئے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ چاچی جان نے کہا، رات ولیمے کی تقریب کے انتظام کروا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد دونوں واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ رات ولیمے کی تقریب میں بھی اس نے عارف کو ایک بار بلایا تک نہیں تھا۔ فوٹو شوٹ کے دوران دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے، مسکرا رہے تھے، مگر ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی اور جھک کر اپنی ہیلز اتارنے لگی تو وہ بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا تھا آج تم ایسا نہ کرو کہ میرے آنے سے پہلے ہی سب کچھ اتار کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے اتنی شوق سے تمہارے لیے لہنگا لیا تھا اور مجھے دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ ہماری کون سی محبت کی شادی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، محبت کی شادی نہیں ہے، لیکن کپڑے تو سارے میں نے ہی تمہارے لیے اپنے شوق سے لیے تھے۔ کم سے کم تمہیں پہنے ہوئے تو دیکھنا چاہتا تھا نا۔
तुम कैसी लगती हो? उसकी बात सुनकर वो बोली, अच्छा हुआ कि आपको नहीं दिखाया, आज भी मेरा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। जब आरिफ ने उसको बाजू से पकड़ कर खींचा तो वो सीधा उसके सीने से लगी। उसके गिर्द बाजुओं का हसार कायम करते हुए कहने लगा, कल सुबह हम हनीमून के लिए निकल रहे हैं। चाचा जान ने हमारी टिकट बुक करा दी है। यह सुनकर उसके दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। आप पागल हो गए हैं? एकदम से उसे खुद से दूर धकेल दिया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सफर से मना किया है। मैं तो ले जाना चाहता हूं। चाचा जान ने बहुत जिद की है। वो कह रहे हैं कि शायद हम दोनों साथ वक्त गुजारेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि हमें सारी जिंदगी साथ गुजारनी है। उसकी बात सुनकर वो इनकारी अंदाज में सर हिलाते हुए चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। चेंज करके वो बाहर आई और दूसरी तरफ से सोने के लिए लेट गई। वो कितनी देर तक उसकी पीठ को घूरता रहा वो खुद नहीं जानता था। कल रात तक वो उससे नफरत करता था। आज सुबह क्या हो गया था उस लड़की के लिए? वो जानता था सना उससे मोहब्बत करती है, बहुत टूट कर चाहती है। एकदम से उसके करीब हुआ और उसे अपने हसार में ले लिया। वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। अगर वो जाग रही होती तो जरूर उसे धकेल देती। अगले दिन सुबह सुबह वो जिद पर अड़ गई कि वो आरिफ के साथ नहीं जाएगी। खाला रुबीना, चाचा जान सब ने उसे बहुत मनाया, तब जाकर वो तैयार हुई। सारा रास्ता वो खामोश रही। वो उससे बात करना चाहता था मगर वो खामोश रही। मरी के ठंडे मौसम में गाड़ी से उतरते ही वो कपकपाने लगी। उसने होटल के सामने गाड़ी रोकी और उसे निकलने का इशारा किया। वो ठंड से कांपती हुई बाहर निकली। बर्फबारी हो रही थी। जल्दी से उसके साथ अंदर आ गई। आरिफ ने खाना ऑर्डर किया। वो कमरे में हीटर ऑन करके सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। जब वो खाना लेकर कमरे में दाखिल हुआ और सामने टेबल पर खाना लगाने लगा। वैसे ये काम बीवी का होता है, शौहर का नहीं। तो शौहर को हनीमून मनाना पड़ रहा है तो शौहर ही देखे। ये कहते हुए वो मज़ा लेकर चाय पी रही थी। मुझ बेचारे को भी दे दो। वो उसके हाथ से चाय का कप ले रहा था। मेरी चाय मुझे वापस करें, वो गुस्से में बोली, मगर वो चाय के घूंट लेने लगा। मेरी है। वो उसके हाथ से बाकी चाय छीन चुकी थी और खुद पीने लगी थी। साथ ही खाना खाने लगी। वो भी बैठा खाना खा रहा था। स्टीम्ड सब्जी का आखिरी टुकड़ा उसने उठाया। ये मेरा है, वापिस करें। तुम अपने हिस्से की सारी खा चुकी हो। क्या मतलब? मैं सारी खा चुकी हूं? आप भी अपने हिस्से की सारी खा चुके हैं। मैं भी खा चुकी हूं। तो फिर ये किसका है? ये हमारे बेबी का है, इसलिए मैं खा रही हूं। उसने फौरन खाना शुरू किया और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। बेबी का बिल्कुल नहीं है, इधर वापस करो, मेरा है। जी नहीं, ये हमारे बेबी का है, इसीलिए मैं खा रही हूं। वो हंसते हुए बोली और वो उसके होंठों की मुस्कुराहट देखने लगा। वो शरारती थी। उसे हमेशा उसकी शरारतों से चिढ़ होती थी। उसे गुस्सा आता था, मगर आज नहीं आया। एकदम से वो उसके करीब हुआ, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। उसकी बात सुनकर वो हंसते हुए उससे पीछे धकेल दी। मेरे साथ ड्रामेबाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूं आप ये सब क्यों कर रहे हैं। दूर रहें मुझसे। उसे आंखें दिखाते हुए बोली। वो जानती थी वो आरिफ से मोहब्बत करती है। जब भी वो उससे मोहब्बत से बात करेगा वो फौरन माइल हो जाएगी, मगर अब भी वो उसे थोड़ा नखरे दिखाना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। उन दोनों की सुबहें एक दूसरे को छेड़ते हुए गुजरती थी। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ की कि अब ये लड़ाइयाँ भी प्यार में बदलने लगी थी। आधी रात को वो अपने लिए किचन में खिचड़ी बना रही थी जब अचानक आरिफ ने आकर उसे पीछे से बाजू में ले लिया, अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे। वो फौरन मुड़कर उसे देखने लगी। उसके पेट पर हल्का सा मुक्का मारा। खबरदार मेरे पास आने की कोशिश की। उसके सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटने लगी। कोई नहीं कह सकता कि एक हफ्ते पहले तक जो एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते थे, आज उन दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। एकदम से उसे बाजू में उठा लिया। मेरी चाय जल जाएगी,
उतारे मुझे। नहीं उतारूंगा। वो उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। जैसे ही उसे नीचे उतारा, वो फौरन चाय के पास आ गई। हाँ, चाय के लिए तो जान जाती है तुम्हारी। जितनी चाय से मोहब्बत करती हो उतनी मुझसे भी कर लो ना। नहीं करनी मैंने आपसे मोहब्बत। अच्छा ठीक है, मत करो। मैं तो अपने बेबी से मोहब्बत करूंगा। तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत भी। वो करीब होने लगा। खबरदार, मेरे पेट पर हाथ लगाने की कोशिश की। आपका कोई काम नहीं है बेबी को या मुझे छूने का। हिरासमेंट का केस करवा दूंगी आप पर। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोली और उसने उसकी उंगली पकड़कर बोसा दे दिया। उसकी हरकत पर बेसाख्ता वो हंसने लगी। चलिए बाहर घूमने चलते हैं। वो लाड से उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, इतनी रात को कहाँ घूमने जाना है? मैं नहीं कह रही, आपका बेबी कह रहा है। वो शरारती अंदाज में बोली, ये बेबी के आप मुझसे बहुत काम करवा रही हो। उसके गाल को खींचते हुए बोला। वो दोनों बाहर निकले। सड़कें सुनसान थी। बर्फबारी हो रही थी। इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरी शादी की पहली रात बर्बाद कर दी थी। वो गुस्से में आकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने इससे पहले भी आपको बर्बाद किया था। वो बेसाख्ता उसे वो रात याद दिला गया और उसके होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर बोल ना सकी। बेसाख्ता उसकी आंखों में नमी आ गई। हाँ, वाकई आपने मुझे बहुत तकलीफ दी थी और उसके लिए मैं कभी माफ नहीं करूंगी। देखो, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। गाड़ी रोकिए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वो गाड़ी रोकने लगी। अच्छा, मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? चलो चली जाओ। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। ये कहते हुए उसने गाड़ी रोक दी और वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वाकई आपको इतना गरूर है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती? हाँ, मुझे है इस चीज पर। मुझे वफादार बीवी मिली है। वफादार नहीं मिली, मैं बेवफा हूं। मैं आपको छोड़कर जा सकती हूं। यह कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। कहाँ जाना है? मैं इंतजार कर रहा हूं। जहां तक जाना है चली जाओ। ये कहते हुए वो अपने सीने पर बाजू बांधे गाड़ी की सीट पर टेक लगा गया। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर चली गई और वो यूं ही गाड़ी में बैठा मोबाइल चलाने लगा। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। उसने देखा आधा घंटा हो गया था। वो अभी तक वापस नहीं आई थी। इस बार वो परेशान हुआ। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। वो कहाँ चली गई थी? वो हर जगह उसे तलाश करने लगा। बर्फबारी तेज हो गई थी। वो हर जगह तलाश कर चुका था। लंबी सड़क पर उसे दूर दूर तक वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई मगर वो सामने ना मिल सकी। वो पागल होने लगा। उसके नंबर पर कॉल की तो उसका मोबाइल गाड़ी में ही पड़ा था। हर जगह तलाश करते हुए वो एक सड़क के किनारे बनी जगह की तरफ गया। अचानक उसकी नजर बर्फ पर पड़े हुए उस वजूद पर पड़ी। वो जल्दी से उसके पास आया। वो वहां गिरी पड़ी थी। शायद उसे ठोकर लगी थी। वो बेहोश हो गई थी। जल्दी से उसके करीब आया, उसे अपनी बाहों में उठा लिया, उसके गाल को थपथपाने लगा। आंखें खोलो सना। सना। वो पागल होने लगा। उसे अपने सीने से लगा लिया। फौरन उसे गाड़ी में ले गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने होटल के कमरे में पहुंचा। उसे बाजुओं में उठाकर कमरे में लाया, हीटर ऑन किया, उसके हाथों को सहलाने लगा। ठंडक की वजह से उसके होंठ नीले पड़ गए थे। वो उसके करीब हुआ, उससे अपनी सांसें देने लगा। जैसे ही अलग हुआ, उसने हल्की हल्की आंखें खोली। वो उसके सामने था। वो आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी छाई हुई थी। आंखें खोलो ना मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं कहूंगा मुझसे दूर चले जाओ। वो दीवानों की तरह उसके चेहरे पर बोसे देने लगा। उसे अपने करीब कर लिया। उसने हल्की हल्की आंखें खोली। जब होश में आई तो उसके सामने बैठे आरिफ को देखा। रोते हुए उसके सीने से लग गई। आपको पता है, उस वक्त मैं इतना डर गई थी। मेरे पाँव में इतनी दर्द हो रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। उसके सीने से लगी, रोते हुए बोल रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। पाँव से हल्की सी दिल की धड़कन महसूस हुई थी। उसने सुकून का सांस लिया।
لیکن پھر بھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، میری بیبی کو کچھ ہوا تو نہیں ہے، پلیز مجھے لے چلیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، آج کے بعد مجھے ایسے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آ گئے۔ ثنا سب کو ساری حقیقت بتا چکی تھی کہ ان دونوں کے درمیان شادی سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کوئی راز نہیں رکھنا چاہتی تھی اور اسے عارف سے بھی بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ عارف کو تو اس رات اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا۔ وہ بچپن سے اسے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اسے ہمیشہ ایسا لگتا تھا جیسے انہی شرارتوں ہی سے محبت ہو گئی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگے۔ اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا جس میں گویا ثنا کی جان بسی ہوئی تھی، اور عارف کی جان تو اپنی ثنا میں بسی ہوئی تھی۔